पिछले वीडियो में बच्चों हमने देखा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जो भारतीय संस्कृति के विषय में व्याख्यान था, उसके भाषण जो उन्होंने दिया उसमें उन्होंने बताया कि हमारा भारत देश जो अलग अलग नदियों की प्रवाह की तरह से बहता रहता है, लेकिन उसका एक आकार किसी समुद्र में किसी एक संस्कृति में जाके होता है। ऐसी है हमारी भारतीय संस्कृति जो जमाने के हजारों थपेड़ों को बर्दाश्त करती हुई आज भी हमारे बीच में हमारे अस्तित्व को कायम रखे हुए है और रखेगी भी। क्योंकि कवि इकबाल ने स्पष्ट इस बात को कहा अपनी कविता में। उन्होंने कहा कि बाकी मगर है अब तक नामो निशा हमारा, कुछ बात है कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मा हमारा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदोस्तां हमारा। बच्चों, ये एक नैतिक और आध्यात्मिक स्रोत है जो अनंत काल से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संपूर्ण देश में बहता रहता है और कभी कभी ये मूर्त होकर हमारे सामने भी आता रहता है। ये संस्कृति एक ऐसी है कि जो कभी न कभी हमारे सामने आके खड़ी हो जाती है और वो हमें गर्वान्वित करती है, हमें गर्व से अभिभूत कर देती है। ये हमारा सौभाग्य रहा है कि हमने ऐसे ही मूर्त रूप को अपने बीच चलते फिरते हंसते रोते भी देखा है, और जिसने अमरत्व की याद दिलाकर हमारी सूखी हड्डियों में एक नई मज्जा आप जानते हैं, एक रस है जो हड्डियों के बीच में होता है। अगर ये रस सूख जाए तो हड्डी निर्जीव हो जाती है, समाप्त हो जाती है। तो हड्डियों में एक नई मज्जा डालकर हमारे मृतप्राय शरीर में नए प्राण फूंके हैं, वो है हमारी भारतीय संस्कृति। इतना ही नहीं, इस संस्कृति ने मुरझाए हुए दिलों को फिर से खिला दिया। वह अमरत्व, सत्य और अहिंसा का है जो केवल और केवल भारतीय संस्कृति में भारत देश के लिए ही नहीं, आज मानव मात्र के लिए जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक हो गया है। हम इस देश में प्रजातंत्र की स्थापना कर चुके हैं। अब प्रजातंत्र क्या होता है? प्रजातंत्र का अर्थ होता है व्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता, जिसमें वह व्यक्ति अपना पूरा विकास कर सके और साथ ही सामूहिक और सामाजिक एकता भी स्थापित कर सके। व्यक्ति और समाज के बीच में विरोध का आभास होता है। व्यक्ति एक अलग चीज़ है और समाज एक अलग चीज़ है। व्यक्तियों का समूह जो होता है वो समाज होता है। व्यक्ति एक पर्टिकुलर अलग चीज़ होता है। व्यक्ति अपनी उन्नति और विकास चाहता है, और यदि एक की उन्नति और विकास दूसरे की उन्नति और विकास में बाधक हो तो यहीं पर संघर्ष पैदा होता है। यहीं पर इसीलिए कहा गया कि व्यक्ति और समाज के बीच में विरोध का आभास होता है, और ये संघर्ष तभी दूर हो सकता है जब सबके विकास के मार्ग अहिंसा के मार्ग हों। हिंसा जहाँ पर ना हो तभी ये विकास का मार्ग आगे बढ़ सकता है और संघर्ष हमारे बीच का दूर हो सकता है। हमारी सारी संस्कृति का मूल आधार इसी अहिंसा तत्व पर स्थापित रहा है। आप जानते हैं, स्पष्ट कहा गया अहिंसा परमो धर्मः। हमारी भारतीय संस्कृति में ये उद्गार दिए गए कि अहिंसा ही परम धर्म माना गया है, अहिंसा ही परम धर्म होता है। जहाँ जहाँ हमारे नैतिक सिद्धांतों का वर्णन आया है, अहिंसा को ही उसमें स्थान दिया गया है। अहिंसा का दूसरा नाम है त्याग, और हिंसा का दूसरा नाम है स्वार्थ, जो प्रायः भोग के रूप में हमारे सामने आता है। पर हमारी सभ्यता ने भोग को भी त्याग से ही निकाला है, और भोग भी त्याग में ही पाया है। श्रुति कहती है, वेद कहता है, तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा दुधा कश्चित् शुद्ध धर्म, कि इनका त्याग पूर्वक उपभोग करो। यानी हमारी संस्कृति, हमारे समाज में जो कुछ भी पाया गया है, अय मनुष्यों आप सभी इसका त्याग पूर्वक उपभोग करो। इसी के द्वारा हम व्यक्ति के बीच का विरोध, व्यक्ति और समाज के बीच का विरोध, समाज के बीच का विरोध, देश के बीच का विरोध मिटा देते हैं। हमारी सारी नैतिक चेतना इसी तत्व पर, इसी अहिंसा तत्व पर से ओतप्रोत है। इसलिए हमने भिन्न भिन्न विचारधाराओं को स्वच्छंदतापूर्वक अपने अपने रास्ते से बहने दिया और अनेकता में भी एकता की स्थापना की। भिन्न भिन्न धर्मों और संप्रदायों को स्वतंत्रतापूर्वक पनपने और भिन्न भिन्न भाषाओं को विकसित और प्रस्फुटित होने दिया। इस भारतीय संस्कृति में भिन्न भिन्न देशों की संस्कृतियों को अपने में आत्मसात कर लिया और अपने को उनमें आत्मसात कर दिया। देश तथा विदेश में एक सूत्रता तलवार के जोर से नहीं, बल्कि प्रेम और सौहार्द से स्थापित की हमने।
दूसरों के हाथों और पैरों पर, घर और संपत्ति पर जबरदस्ती कब्जा नहीं किया, उनके हृदयों को हमने जीता। और इसी वजह से प्रभुत्व, जो चरित्र और चेतना का प्रभुत्व है, आज भी बहुत अंशों में हमारे संस्कृति में कायम है, हम में कायम है। जब हम स्वयं उस चेतना को बहुत अंशों में भूल गए हैं और भूलते जा रहे हैं। आज जबकि हम बहुत से अंशों को, संस्कृतियों को भूल गए हैं और निरंतर भूलते जा भी रहे हैं, फिर भी हमारी संस्कृति पूरे विश्व की एकमात्र ऐसी संस्कृति है जो सर्वश्रेष्ठ मानी जा सकती है। वैज्ञानिक और औद्योगिक विकास के उद्दंड परिणामों से अपने को सुरक्षित रखकर हम उनका उपयोग अपनी रीत से, अपनी तरीके से किस प्रकार करें, इस बारे में दो बातों का हमें ध्यान रखना है। पहली बात तो ये है कि हर प्रकार की जो प्रकृतिजन्य और मानवकृत है, यानी प्रकृति के द्वारा प्रदान किए गए हैं और मानव द्वारा उत्पन्न किए गए हैं, ऐसे विपदाओं के पड़ने पर, आपदाओं के आने पर भी हम लोगों की जो सृजनात्मक शक्ति है वो कम नहीं हुई है, रचनात्मक शक्ति हमारी कम नहीं हुई। हमारे देश में साम्राज्य बने और मिटे, विभिन्न संप्रदायों का उत्थान भी हुआ और पतन भी हुआ, हम विदेशियों से आक्रांत भी हुए, हम दबाए गए, शोषित भी किए गए और पददलित भी हुए। हम पर प्रकृति और मानवों ने अनेक बार मुसीबतों के पहाड़ ढा दिए, पर फिर भी हम लोग आज भी अपने अस्तित्व को कायम किए हुए हैं, हम लोग आज भी बने हुए हैं, हमारी संस्कृति बनी हुई है, हमारी परंपरा बनी है, हमारा जीवन और सृजनात्मक शक्ति बनी हुई है। हम अपने दुर्दिनों में भी ऐसे मनुष्यों और कर्मयोगियों को पैदा कर सके हैं जो संसार के इतिहास के किसी युग में अत्यंत उच्च हमने गांधी जैसे कर्मठ धर्मनिष्ठ क्रांतिकारी को जन्म दिया, रविंद्रनाथ टैगोर जैसे मनसी कवि को जन्म दिया, तो वहीं अरविंद और रमण महर्षि जैसे योगियों को भी पैदा किया। और उन्हीं दिनों में हमने ऐसे अनेक उद्भट विद्वान और वैज्ञानिक पैदा किए जिनका सिक्का आज पूरा संसार मानता है। जिन हालातों में पढ़कर संसार की प्रसिद्ध जातियां मिट गईं, समाप्त हो गईं, उनमें हम न केवल जीवित रहे बल्कि अपने आध्यात्मिक और बौद्धिक गौरव को हम बनाए रख सके। उसका कारण यह है कि हमारी सामूहिक चेतना ऐसे नैतिक आधारों पर ठहरी हुई है जो पहाड़ से भी मजबूत है, समुद्र से भी गहरी है और आकाश से भी अधिक व्यापक है। अपने आप को ऐसे हालातों में स्थापित रखना ये बहुत बड़ी बात होती है, किंतु हम फिर भी ये काम करने में समर्थ रहे हैं, सफल रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जो इस संबंध में विचारणीय है वो ये है कि संस्कृति या सामूहिक चेतना ही हमारे देश का प्राण है। जो हमारी संस्कृति है हमारे देश का वो प्राण है। इसी नैतिक चेतना के सूत्र से हमारे नगर और ग्राम, प्रदेश और संप्रदाय, वर्ग और जातियाँ आपस में बधी हुई हैं। जहाँ उनमें और सब तरह की विभिन्नताएं हैं वहाँ उन सब में यह एकता है। इसी बात को ठीक तरह से पहचान लेने से बापू ने जनसाधारण को बुद्धिजीवियों के नेतृत्व में क्रांति करने के लिए, तत्पर करने के लिए इसी नैतिक चेतना का सहारा लिया। अहिंसा, त्याग, सेवा की बातों से जनसाधारण का हृदय इसीलिए आंदोलित हो उठा क्योंकि उन्हीं से तो वह शताब्दियों तक प्रभावित रहा और उसी से वो प्रेरित भी रहा। जनसाधारण के हृदय में उनकी धड़कती चेतना को क्रांति की शक्ति बनाने में ही बापू की दूरदर्शिता थी और इसी में उनकी सफलता भी दिखाई पड़ती थी। बच्चों, राजेंद्र प्रसाद जी कहते हैं, बताते हैं कि मैं तो यही समझता हूँ कि यदि हमें अपने समाज और देश में उन सब अन्यायों और अत्याचारों की पुनरावृत्ति नहीं करनी है, उन्हें नहीं दोहराना है जिनके कारण आज ये सारे संघर्ष उत्पन्न होते हैं, तो हमें अपनी ऐतिहासिक नैतिक चेतना या संस्कृति के आधार पर अपनी अर्थव्यवस्था बनानी पड़ेगी, खड़ी करनी पड़ेगी। यानी उसके पीछे वैयक्तिक लाभ और भोग की भावना को प्रधान न मानकर वैयक्तिक त्याग और सामाजिक कल्याण की भावना को प्रधान बनाना होगा। हमारे प्रत्येक देशवासी को अपने सारे आर्थिक व्यापार उसी भावना से प्रेरित करने होंगे। वैयक्तिक स्वार्थों और सत्तों पर जोर न देकर वैयक्तिक कर्तव्य और सेवानिष्ठा पर हमें जोर देना होगा। हमारी प्रत्येक कार्यवाही इसी तराजू पर तौली जानी चाहिए। किसी भी क्रिया के पीछे जो भावना निहित होती है उसका बड़ा प्रभाव हुआ करता है और परिणाम भी, यद्यप देखने में क्रिया का रूप एक ही क्यों न हो।
एक छोटे से उदाहरण से स्पष्ट करने का प्रयास डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते हैं कि जैसे एक सम्मिलित परिवार है जिसका प्रत्येक व्यक्ति इस नैतिक भावना से काम करता है कि उसका कर्तव्य है कि सभी व्यक्तियों को अधिक से अधिक सुख पहुंचा सके, और प्रत्येक व्यक्ति पूरी शक्ति लगाकर जितना भी उपार्जन किया जा सकता है, जितना भी हो सकता है उससे वो करता है। सबका सामूहिक उपार्जन मान लीजिए कि एक रकम होती है, जिससे अधिक उपार्जन करने की शक्ति परिवार में नहीं। उसी परिवार का प्रत्येक व्यक्ति इस भावना से काम करता है कि उसको अपने सुख के लिए अधिक से अधिक उपार्जन करना चाहिए, और उपार्जन करता हो तो भी सब व्यक्तियों का सामूहिक उपार्जन माने खर्चा होता है, सामूहिक खर्चा उतना ही होगा जितना कि प्रथम स्थिति में, और सामूहिक संपत्ति दोनों स्थितियों में बराबर होगी। उसका बंटवारा बराबर कर दिया जाए तो प्रत्येक को बराबर ही सुख होगा। पर इन दोनों परिस्थितियों में बहुत बड़ा अंतर यह पड़ गया कि पहली स्थिति में संघर्ष कोई भय नहीं, क्योंकि कोई केवल अपने लिए कुछ नहीं कर रहा है और बल्कि सभी के लिए वह कर रहा है, और दूसरे में संघर्ष अनिवार्य है क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपने लिए कर रहा है, दूसरे के लिए नहीं। हम समझते हैं कि हमारी संस्कृति का तकाजा है पिछली स्थिति में अपने को ले आए। यदि संसार का संघर्ष मिटाना है तो उसी भावना को सर्वमान्य बनाना होगा, यानी हमें अपना अपना ही देखना होगा। जब तक ऐसा नहीं होता, संघर्ष चाहे वह व्यक्ति व्यक्ति के बीच का हो, चाहे देश देश के बीच का हो, वह बना ही रहेगा, वह वर्तमान ही रहेगा, वो भूत नहीं बनने वाला। बच्चों, आज विज्ञान मनुष्य के हाथों में अद्भुत और अतुल शक्ति दे रहा है। उसका उपयोग एक व्यक्ति और समूह के उत्कर्ष और दूसरे व्यक्ति और समूह के पतन में, उसे गिराने में होता ही रहेगा। इसलिए हमें उस भावना को जागृत रखना है, और उसे जागृत रखने के लिए कुछ ऐसे साधनों को भी हाथ में रखना होगा जो उस अहिंसात्मक त्याग भावना को प्रोत्साहित करें और भोग भावना को दबाए रखें। नैतिक अंकुश के बिना शक्ति मानव के लिए हितकर नहीं होती। नैतिक शक्ति के ऊपर नैतिक अंकुश का होना आवश्यक होता है। वह नैतिक अंकुश यह चेतना या भावना ही दे सकती है, वही उस शक्ति की शक्ति को सीमित भी कर सकती है और उसके उपयोग को नियंत्रित भी कर सकती है। आज के समय में भारतीय संस्कृति के समन्वय के प्रश्न के अतिरिक्त यह बात भी विचारणीय है कि भारत की प्रत्येक प्रादेशिक भाषा की सुंदर और आनंदप्रद कृतियों का स्वाद भारत के अन्य प्रदेशों के लोगों को कैसे चखाया जाए। मैं समझता हूँ कि इस बारे में दो बातें विचारणीय हैं कि क्या इस संबंध में यह उचित नहीं होगा कि प्रत्येक भाषा की साहित्यिक संस्थाएं उस भाषा की कृतियों को संघलिपि अर्थात देवनागरी में भी छापने का आयोजन करें। मुझे विश्वास है कि कम से कम जहाँ तक उत्तर की भाषाओं का संबंध है, यदि वे सब अपनी कृतियों को देवनागरी में भी छपवाने लगें तो उनका स्वाद, उनका ज्ञान लगभग सारे उत्तर भारत में लोग आसानी से ले सकेंगे। कहने का तात्पर्य कि पाश्चात्य देशों में या किसी भी देश की अगर श्रेष्ठ रचनाएं हैं, श्रेष्ठ कृतियां हैं, श्रेष्ठ पुस्तकें हैं, तो उन सभी को अगर देवनागरी में छापी जाए, देवनागरी में लिखा जाए, उनका प्रकाशन कराया जाए, तो निश्चित तौर से हम उत्तर भारत के लोग इनका लाभ उठा सकेंगे, उससे लाभान्वित हो सकेंगे। क्योंकि इन सब भाषाओं में इतना साम्य है कि एक भाषा का अच्छा ज्ञाता दूसरी भाषा की कृतियों को स्वल्प यानी कम परिश्रम में ही समझ जाएगा। यानी हमें बैठे बिठाए दूसरों के सोच, दूसरों के ज्ञान से लाभ मिल सकता है। दूसरी बात यह है कि ऐसी संस्था की स्थापना की जाए जो इन सब भाषाओं में आदान प्रदान का सिलसिला अनुवाद द्वारा आरंभ करें। ट्रांसलेटर विभाग की स्थापना की जाए। यदि सब भारतीय भाषाओं का प्रतिनिधित्व करने वाला सांस्कृतिक संगम स्थापित हो जाता है तो इस बारे में बड़ी सहूलियत होगी कि हमें दूसरी संस्कृतियों, दूसरी भाषाओं की जो संस्कृतियां हैं, उनके जो रहन सहन परंपराएं हैं, उनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिल जाएगा। साथ ही वह संगम साहित्यिकों को प्रोत्साहन भी प्रदान कर सकेगा और अच्छे साहित्य के स्तर के निर्धारण और सृजन में भी पर्याप्त अच्छा कार्य कर सकेगा। साहित्य संस्कृति का एक व्यक्त रूप है, उसके दूसरे रूप
गान, नृत्य, चित्रकला, वास्तुकला, मूर्तिकला इत्यादि में देखने को हमें मिल जाते हैं। भारत अपनी एकसूत्रता में इन सब कलाओं द्वारा प्रदर्शित करता आया है अपनी संस्कृतियों को। इन सब विषयों पर हमको इस प्रतिज्ञा को ध्यान में रखकर विचार करना है जो एक भवन में शाहजहां ने उसके निर्माण के पश्चात खुदवा दिया था। उसने बड़े गर्व के साथ ये लिखाया था कि गर फिरदौस वर रोए जमी अस्त, हमी अस्त, हमी अस्त, हमी अस्त। यानी इस पृथ्वी पर अगर स्वर्ग कहीं है तो यहीं है, यहीं है, यहीं है। बर्नी ने कहा था, जियाउद्दीन बर्नी ने इस बात को कहा था कि गर फिरदौस बर रुए जमी अस्त, इस संसार में, इस पृथ्वी पर यदि कहीं स्वर्ग है, फिरदौस है, और हमी अस्त, यहीं है, यहीं है, यहीं है। यह स्वप्न बच्चों तभी सत्य होगा, तभी पूरा होगा, और पृथ्वी पर स्वर्ग तो तभी स्थापित होगा जब हम सब अहिंसा, सत्य और सेवा का आदर्श सारे भूमंडल में मानव जीवन का मुख्य आधार और प्रधान प्रेरक शक्ति बनाने में सफल हो जाएंगे। तभी ये चीज़ साबित हो सकेगा, बन सकेगा, अन्यथा नहीं। यानी हमें यदि इस सत्य को कि पृथ्वी ही पर ही स्वर्ग है, स्वर्ग कहीं इतर नहीं है, अलग नहीं है, तो निश्चित तौर से हमें सत्य, अहिंसा और सेवा के आदर्श को पूरे भूमंडल पर मानव जीवन का मुख्य आधार बनाना होगा, और आधार ही नहीं, उसे मानव जीवन की प्रेरक शक्ति भी बनाना होगा। तभी पृथ्वी को फिर से स्वर्ग की संज्ञा दिलाने में हम समर्थ हो सकेंगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।